हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं F5 PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का चैप्टर 14 जिसका नाम है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, इसको कवर करने वाले हो। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है डिविजनलाइजेशन। तो डिविजनलाइजेशन क्या है? जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंट डिवीजन में डिवाइड कर देते हो और फिर आप हर डिवीज़न को कहते हो कि आप इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे, यानी आज़ादाना तौर पर काम करेंगे। अब इसके मैनेजर को कहते हो कि चला अपने डिवीज़न को। जैसे दो डिवीज़न है, एक है कॉस्ट सेंटर, उसका मैनेजर कास्ट को कंट्रोल करता है और फिर साल के एंड पर वो कास्ट के लिए आंसरेबल होता है। दूसरा है प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर तो इसका मैनेजर रेवेन्यू और प्रॉफिट को कंट्रोल करता है और साल के एंड पर वो प्रॉफिट और रेवेन्यू के लिए आंसरेबल होता है। तो एक दफ़ा रीड करते हैं डिविजनलाइजेशन इज अ टर्म फॉर द डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिवीजन। Each divisional manager is responsible for the performance of the division. A division may be cost center responsible for its cost only, profit center responsible for the revenue and profit. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसका कंसेप्ट अप्लाई ही डिविजनलाइज स्ट्रक्चर पर होता है। इसमें एक एक मैनेजर को इसके डिवीजन की जिम्मेदारी देते हो, अथॉरिटी भी देते हो और इसे ये भी कहते हो कि साल के एंड पे तुम अपने डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर सकते हो। और एक डिवीजन या सेक्शन को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, कंट्रीब्यूशन सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन को इन 5 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिवीजन, तो ये हमारे पास डिवीजन है। डिस्क्रिप्शन और मैनेजर हैज़ कंट्रोल ओवर, यानी मैनेजर क्या क्या कंट्रोल करता है। और 3rd नंबर पर प्रिंसिपल परफॉर्मेंस मेजर, यानी इसकी परफॉर्मेंस इसके थ्रू मेजर करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिवीजन में सबसे पहला है कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पर मैनेजर कास्ट यानी खर्च को कंट्रोल करता है और कास्ट में वो कास्ट जो मैनेजर के कंट्रोल में हो, यानी कंट्रोलेबल कास्ट, और फिर साल के एंड पे इस कास्ट के लिए आंसरेबल होगा और इसकी परफॉर्मेंस को हम कहाँ से मेजर करते हैं? प्रिंसिपल परफॉर्मेंस मेजर। तो एक वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू और दूसरा एफिशिएंसी मेजर के थ्रू। तो टाइप्स ऑफ डिवीजन में 2nd नंबर पर है रेवेन्यू सेंटर। तो यह कि मैनेजर रेवेन्यू को कंट्रोल करेगा और फिर साल के एंड पे इसके लिए आंसरेबल होगा और इसकी परफॉर्मेंस को हम रेवेन्यू से मेजर करते हैं, यानी रेवेन्यू ज़्यादा हो गया, कम हो गया, क्या हुआ। टाइप्स ऑफ डिवीजन में 3rd नंबर पर है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट किस तरह आता है? तो प्रॉफिट हमारे पास इस तरह आता है कि जब हम सेल रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो इस प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर कॉस्ट और सेल प्राइस यानी सेल रेवेन्यू दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सेल प्राइस और कास्ट दोनों को कंट्रोल करेगा और कास्ट में कंट्रोलेबल कास्ट। तो इस प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर कंट्रोलेबल कास्ट और सेल प्राइस दोनों को कंट्रोल करेगा और इसकी परफॉर्मेंस को हम प्रॉफिट से मेजर करते हैं, यानी प्रॉफिट कम हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या हुआ। टाइप्स ऑफ डिवीजन में 4th नंबर पर है कंट्रीब्यूशन सेंटर। ये कंट्रीब्यूशन सेंटर बिल्कुल प्रॉफिट सेंटर की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ़र्क होता है और वो ये कि एक्सपेंडिचर यानी खर्च मार्जिनल कास्ट के बेस पर रिपोर्ट होता है। तो कंट्रीब्यूशन सेंटर एज पर प्रॉफिट सेंटर एक्सेप्ट दैट एक्सपेंडिचर इज़ रिपोर्टेड ऑन मार्जिनल कास्ट बेसिस। और इसकी परफॉर्मेंस को हम कंट्रीब्यूशन से मेजर करते हैं, यानी कंट्रीब्यूशन कम हुआ, ज़्यादा हुआ। और कंट्रीब्यूशन किस तरह कैलकुलेट होता है? तो वो इस तरह कि जब हम सेल रेवेन्यू में से सारे वेरिएबल कास्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है। तो कंट्रीब्यूशन सेंटर की परफॉर्मेंस को हम कंट्रीब्यूशन से मेजर करते हैं कि कंट्रीब्यूशन कम हुआ, ज़्यादा हुआ। टाइप्स ऑफ डिवीजन में 5th नंबर पर है इन्वेस्टमेंट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर में मैनेजर सेल प्राइस और कास्ट को कंट्रोल करता है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट सेंटर में कास्ट सेल प्राइस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को भी कंट्रोल करता है, यानी किस चीज़ पर इन्वेस्ट करें, किस चीज़ पर इन्वेस्ट ना करें। तो कंट्रीब्यूशन कास्ट
सेल प्राइसेस, आउटपुट वॉल्यूम एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें प्रॉफिट सेंटर में सिर्फ कास्ट और सेल प्राइस को कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट को भी कंट्रोल करता है इसका मैनेजर। और इसकी परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, या फिर रेजिडुअल इनकम, या फिर अदर फाइनेंशियल रेशो से इसकी परफॉर्मेंस, इस इन्वेस्टमेंट सेंटर की परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं। अगला चीज़ है परफॉर्मेंस मेजर टू इवैल्यूएट डिविजनल परफॉर्मेंस। अब डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट पर बात करते हैं, यानी डिवीजन के मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, यानी कि वो अच्छी परफॉर्म कर रही है या उसकी परफॉर्मेंस बुरी है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपके हाथ में जो पैसा था वो आपने अच्छी यूटिलाइज़ की या नहीं, वो आपने अच्छी यूज़ किए या नहीं, या फिर आपके पास जो एसेट था वो आपने अच्छी यूटिलाइज यानी इस्तेमाल किए या नहीं, जैसे उस एसेट से कितना मुनाफा हुआ। तो इसका फार्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कंट्रोलेबल PBIT डिवाइड बाई कंट्रोलेबल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100, या फिर कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रोलेबल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की एडवांटेजेस पर बात करते हैं, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की क्या फ़वाइद है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कितना मुनाफा हुआ, तो इसको समझना बहुत आसान है। सेकंड एडवांटेजेस है इजी टू कैलकुलेट, यानी इसको कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। जैसे इसके फार्मूले में ये डेटा पुट कर दो, यानी प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड को पुट कर दो, बस कैलकुलेट होता है। थर्ड नंबर पर है क्विक टू कैलकुलेट, और इसको क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि इसका फार्मूला बहुत सीधा साधा है। फोर्थ नंबर पर है यूज़ इजीली अवेलेबल डेटा, यानी इस ROI के लिए डेटा हासिल करना बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि PBIT या प्रॉफिट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन होता है, क्योंकि प्रॉफिट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन होता है, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड इसको भी बहुत आसानी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका एडवांटेज है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट साइज ऑर्गेनाइजेशन इज़ पॉसिबल, यानी इसकी रिलेटिव KPI है, तो इस वजह से मुख्तलिफ साइज़ वाले ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर सकते हो। जैसे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 45% आ गया, जबकि दूसरी तरफ एक बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50% आ गया। तो दोनों को आपने कंपेयर कर दिया कि एक का 50% आ गया जबकि दूसरे का 45%, तो क्योंकि इसका रिलेटिव KPI है, तो इस वजह से आप मुख्तलिफ साइज़ वाले ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर सकते हो। डिसएडवांटेज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के डिसएडवांटेज नुकसानात पर बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है ईजी टू मैनिपुलेट, अकाउंटिंग डेटा को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो एस्टिमेट पर मुश्तमिल होता है जैसे डिप्रिसिएशन, तो इसलिए ROI को भी आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है। सेकंड नंबर पर शॉर्ट टर्मिज्म, ये शॉर्ट टर्मिज्म के लिए यूज़ आता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्मिज्म के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कंसर्न होता है, जैसे मैनेजर से आज की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पूछा जाएगा। थर्ड नंबर पर मैनेजर फील रिलेक्टेंट इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स एसेट, मैनेजर जब नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट पर इन्वेस्ट करता है तो इसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट से कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्रीज़ आएगा और फिर ROI में डिक्रीज़ आएगा, तो जिससे मैनेजर की परफॉर्मेंस बुरा शो होगा। फोर्थ नंबर पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ओवर द ईयर बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन, जैसे ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है PBIT डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। तो ईयर 1 में भी हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट आ गया, जबकि ईयर 2 में भी 1 लाख का प्रॉफिट आ गया। तो ईयर 1 का ROI कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास PBIT है 1 लाख, जबकि ईयर 1 का कैपिटल एम्प्लॉयड था 1 मिलियन। तो 1 लाख को जब 1 मिलियन पर डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ROI 10% आता है। इस तरह ईयर 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड 1 मिलियन से 9 लाख पर आ गया, क्योंकि ईयर 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड में डिक्रीज़ आ गया, क्योंकि ईयर 2 में
नॉन करंट एसेट 1 लाख से डिप्रिशिएट हुआ, तो इसलिए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड 1 मिलियन से 9 लाख पर आ गया। तो ईयर 2 का ROI, तो PBIT हमारे पास 1 लाख, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख। तो 1 लाख को जब 9 लाख पर डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास ROI 11% आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बग़ैर किसी रीज़न की वजह से ROI इंक्रीज़ होता है ओवर द ईयर, क्योंकि डिप्रिसिएशन की वजह से। और 5 नंबर पर डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग। डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग यानी आप ऐसे फैसले करेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा लेकिन आपको फ़ायदा। जैसे इस साल के प्रॉफिट ज़्यादा शो कराने के लिए एसेंशियल मशीन को ना खरीदना। तो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझा। अब दूसरा जो चीज़ है रेजिडुअल इनकम, इस पर बात करते हैं। तो इसका रेजिडुअल इनकम का फार्मूला है PBIT माइनस नोशनल इंटरेस्ट। और नोशनल इंटरेस्ट को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नोशनल इंटरेस्ट परसेंटेज। तो वैसे रेजिडुअल इनकम क्या है, इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। जैसे मेरे मैनेजर ने मेरा पैसा, जैसे मिसाल के तौर पर 1 मिलियन इन्वेस्ट करके मुझे कितना प्रॉफिट दिया, इसमें मैं देखता हूँ कि मेरी मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी। अगर मैं ये 1 मिलियन अपने मैनेजर को ना देता और बैंक में रखवा देता, तो इससे मुझे 1,50,000 की कमाई होता, जबकि मेरी मैनेजर ने 1,50,000 से ज़्यादा कमा के दिया। तो फिर रेजिडुअल इनकम पॉजिटिव आएगा, और यह हमें ये शो कर रहा है कि मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी है। और और अगर मैनेजर ने 1,50,000 से कम कमा के दिया, तो फिर रेजिडुअल इनकम नेगेटिव आएगा, और ये हमें ये शो कर रहा है कि मैनेजर की परफॉर्मेंस बुरी है। रेजिडुअल इनकम पर हमारे पास ये एक एग्जांपल है। हमारे पास PBIT है 2 लाख, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 मिलियन। नोशनल इंटरेस्ट हमारे पास है 15%, और हमें पता है रेजिडुअल इनकम का फार्मूला है PBIT माइनस नोशनल इंटरेस्ट। तो PBIT हमारे पास है 2 लाख, जबकि नोशनल इंटरेस्ट को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नोशनल परसेंटेज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 1 मिलियन, जबकि नोशनल इंटरेस्ट है 15%। तो 1 मिलियन को जब हम 15% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 1,50,000 आता है। तो 2 लाख से जब हम 1,50,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव 50,000 आता है। तो रेजिडुअल इनकम का आंसर पॉजिटिव आ गया। तो ये शो कर रहा है कि मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर इसकी जगह नेगेटिव आ गया था तो फिर ये शो कर रहा होता कि मैनेजर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा रेजिडुअल इनकम के थ्रू। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड पर बात करते हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेजिडुअल इनकम दोनों के फार्मूले में यूज़ हो रहा था, दोनों के फार्मूले में था। तो हमारे पास अकाउंटिंग का एक इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। इस तरह लाइबिलिटी भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक करंट लाइबिलिटी और दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी। और कैपिटल को अपनी जगह लिख दिया। तो नॉन करंट लाइबिलिटी और कैपिटल को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। इस तरह जब हम इस करंट लाइबिलिटी को दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो इसका साइन अपोजिट बन जाता है। तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगा, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट को हमने अपनी जगह पर लिख दिया और करंट लाइबिलिटी की जगह हमने नेगेटिव करंट लाइबिलिटी लिख दिया, क्योंकि ये जब दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो इसका साइन अपोजिट बन जाता है। तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये तो हमें पता है कि ये टोटल एसेट के बराबर इक्वल है। तो टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये भी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल होता है, या फिर टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी के इक्वल होता है। तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट से जब हम करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट करंट एसेट आता है।
तो नेट करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल होता है, या फिर टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी की इक्वल होता है, या फिर नॉन करंट एसेट को जब नेट करंट एसेट के साथ ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो ट्रांसफ़र प्राइस, इसके कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके दो डिवीज़न हैं, ए डिवीज़न और बी डिवीज़न। कंपोनेंट डिवीज़न ए डिवीज़न हो गया, जबकि असेंबली डिवीज़न बी डिवीज़न हो गया। तो डिवीज़न ए जो है, डिवीज़न ए ने सारी कंपोनेंट बनाने हैं, ये सिर्फ कंपोनेंट को प्रोड्यूस करता है। जैसे मोबाइल कंपनी है तो ये ए डिवीज़न जो है बैटरी, स्क्रीन, बोर्ड वगैरह इस तरह कंपोनेंट बनाते हैं। इन सारे कंपोनेंट को डिवीज़न बी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, बेच देते हैं। और फिर डिवीज़न बी इन सारे कंपोनेंट को असेंबल करता है। असेंबल करने के बाद इनको फ़ोन की शक्ल देकर डब्बे में पैक करके बाहर कस्टमर को बेच देता है। तो यहाँ पर ए डिवीज़न तो यहाँ पर ए डिवीज़न कंपोनेंट बनाकर बेच रही है डिवीज़न बी को, तो इसलिए ए डिवीज़न सीलिंग डिवीज़न हो गया, सीलिंग डिवीज़न ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। और बी डिवीज़न जो है वो कंपोनेंट डिवीज़न ऐसे ख़रीद रहे, तो इसलिए सिमिलर डिवीज़न या बी डिवीज़न हमारे पास बाइंग डिवीज़न हो गया। तो ट्रांसफ़र प्राइस का क्या मतलब है? तो ट्रांसफ़र प्राइस वो प्राइस जो डिवीज़न ए चार्ज करेगा डिवीज़न बी से उन गुड्स के लिए जो उन्होंने इसको ट्रांसफ़र की। तो ट्रांसफ़र प्राइस का मतलब वो प्राइस जो डिवीज़न ए चार्ज करेगा डिवीज़न बी से उन गुड्स के लिए जो उन्होंने ट्रांसफ़र की। क्या डिवीज़न ए मुफ्त में चीज़ें दे देंगे डिवीज़न बी को? तो नहीं। मुफ्त में क्यों देंगे? मुफ्त में क्यों देंगे? तो जो प्राइस चार्ज करते हैं उसको ट्रांसफ़र प्राइस कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे एक दूसरे को बेच रही है? तो आपने डिवीज़न बनाई हुई है, और डिविजनलाइज स्ट्रक्चर का मतलब हर डिवीज़न इंडिपेंडेंट होगा। यानी जहाँ पर दोनों डिवीज़न के मैनेजर आज़ादाना तौर पर बिहेव करेंगे, अगर इस तरह आज़ादाना तौर पर बिहेव करेंगे तो डिवीज़न ए की मैनेजर मुफ्त में डिवीज़न बी को नहीं दे सकता। एक दफ़ा रीड करते हैं ट्रांसफ़र प्राइस। द ट्रांसफ़र प्राइस इज़ द प्राइस दैट वन डिवीज़न चार्ज अनदर डिवीज़न ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन of the same company for the good or services supplied from one to other. It is internal charge. The sale of one division is the purchase of the other. ट्रांसफ़र प्राइस से डिवीजन के प्रॉफिट इफेक्ट होते हैं, जबकि होल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होता। ट्रांसफ़र प्राइस से डिवीजन के प्रॉफिट इफेक्ट होते हैं, जबकि होल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होता। तो ट्रांसफ़र प्राइस डिवीजन प्रॉफिट इफेक्टेड, होल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नॉट इफेक्टेड। मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस ये बाइंग डिवीज़न की तरफ से होता है। यानी बाइंग डिवीज़न कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का इतना प्राइस दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस ये सेलिंग डिवीज़न की तरफ से होता है। यानी सेलिंग डिवीज़न कहता है कि मैं कम से कम इस चीज़ को इतने प्राइस पे दे सकता हूँ, इससे कम प्राइस पे सेल नहीं कर सकता। तो अब ट्रांसफ़र प्राइस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे ताकि उसका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। तो डिवीज़न ए कुछ सामान को बनाता है और फिर अपने डिवीज़न बी को ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर डिवीज़न बी इस तरह करता है कि इन चीज़ों को बाहर कस्टमर को सेल कर देता है। डिवीज़न ए का मार्जिनल कास्ट 10 पर यूनिट है, जबकि डिवीज़न बी का एडिशनल कास्ट 4 पर यूनिट है। डिवीज़न बी फिर बाहर कस्टमर को 20 पर यूनिट पर सेल करता है, और इस तरह ट्रांसफ़र प्राइस को एज्यूम किया हुआ है जो कि है 12 पर यूनिट। एक दफ़ा रीड करते हैं डिवीज़न ए प्रोड्यूसेस गुड्स एंड ट्रांसफर देम टू डिवीज़न बी विच packs and sell them to outside customer. Division A has a marginal cost of 10 per unit and Division B has additional cost of 4 per unit. Division B sell the good to external customer at a price of 20 per unit. Assuming transfer price between the division of 12 per unit. तो अब रिक्वायरमेंट पर बात करते हैं। कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी ओवरऑल, यानी कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेना। और सेकंड रिक्वायरमेंट जो है द प्रॉफिट पर यूनिट मेड बाय द ईच डिवीजन, एक डिवीजन को ईच डिवीजन की प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेना।
तो सबसे पहले ए रिक्वायरमेंट यानी कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट पर यूनिट पर बात करते हैं। तो बी डिवीजन जो है वो बायर कस्टमर को 20 पर यूनिट पर सेल कर रहा है और उस चीज़ पर ए का मार्जिनल कास्ट 10 है, जबकि बी का एडिशनल कास्ट 4 है। तो 20 सेल से जब 10 का कास्ट और 4 के कास्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट पर यूनिट 6 आ जाता है। तो हमारे पास कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट 6 पर यूनिट आता है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट यानी कंपनी की यानी ईच डिवीजन के प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेना। तो ये हमारे पास सिलिंग डिवीजन है और वो अपने डिवीजन बी को चीज़ ट्रांसफ़र कर देता है। और कितने पे? 12 पे, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र प्राइस एज्यूम किया हुआ है 12, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रांसफ़र प्राइस एज्यूम किया हुआ है जो कि है 12। और इस चीज़ पर एक अपना कास्ट 10 है और परचेस का 0 है, क्योंकि ये तो सीलिंग डिवीजन है। तो 12 सेल से जब हम 10 के कास्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ए डिवीजन की प्रॉफिट 2 आता है। इस तरह बी जो है वो बाइंग डिवीजन है और वो बायर कस्टमर को 12 पर यूनिट पर सेल कर रहा है। इस पर बी का अपना कास्ट यानी एडिशनल कास्ट जो था 4 था और बी जो है वो बाइंग डिवीजन है। तो वो तो वो चीज़ ए डिवीज़न से परचेस कर रहा है और कितने पे? 12 पे। तो इसलिए परचेस कास्ट 12 हो गया, ये जो यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है फिल। तो 20 सेल से जब हम 4 की कास्ट और 12 की कास्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बी डिवीज़न के प्रॉफिट 4 आता है। इस तरह हम ए डिवीज़न के प्रॉफिट 2 और बी डिवीज़न के प्रॉफिट 4 को जब ऐड कर देते तो हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट 6 आता है। तो डिवीजन तो ट्रांसफ़र प्राइस पर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व कर देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। तो डिवीजन ए जो है वो सेलिंग डिवीजन है, जबकि डिवीजन बी जो है वो बाइंग डिवीजन है। तो डिवीजन ए एक चीज़ पर 15 पर यूनिट का कास्ट लगा लेते हैं और फिर डिवीजन बी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिवीजन बी फिर अपने एडिशनल कास्ट 5 पर यूनिट इस पर लगा लेता है और फिर डिवीजन बी इस तरह कर देते हैं कि बायर कस्टमर को 30 पर यूनिट पर सेल कर देते हैं। कंपनी का पॉलिसी है कि ट्रांसफ़र प्राइस को इस तरह सेट कर ले कास्ट प्लस 20%। तो डिवीजन हैज़ अ मार्जिनल कास्ट ऑफ 15 per unit and transfer good to division B which has additional cost of 5 per unit. Division B sell external 30 per unit. The company has a policy of setting the transfer price at a cost plus 20%. तो क्वेश्चन में ये 3 रिक्वायरमेंट है। पहला ट्रांसफ़र प्राइस को कैलकुलेट कर लेना, सेकंड कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेना, थर्ड ईच डिवीजन के प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेना। तो कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी ओवरऑल द प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय ईच डिवीजन। तो क्वेश्चन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ट्रांसफ़र प्राइस कैलकुलेट कर लेना, इस पर इसको देखते हैं। तो कंपनी की पॉलिसी है कि ट्रांसफ़र प्राइस को सेट कर ले जैसे कॉस्ट प्लस 20%। तो डिवीजन ए का मार्जिनल कास्ट है 15 और इसका जब हम 20% ले लेते हैं तो 15 मल्टीप्लाई 20% तो ये हमारे पास 3 आते हैं। तो 15 को जब हम 15 के साथ जब हम 3 को ऐड कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो ये हमारे पास ट्रांसफ़र प्राइस 18 आता है। जबकि सेकंड रिक्वायरमेंट बी रिक्वायरमेंट यानी कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेना। तो बी जो है वो बायर कस्टमर को 30 पर यूनिट पर सेल कर रहा है और इस चीज़ पर ए डिवीज़न का कास्ट 15 लग रहा है, जबकि बी डिवीज़न का कास्ट 5 लग रहा है। तो 30 सेल से जब हम 15 की कास्ट और 5 की कास्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट पर यूनिट 10 आता है। अब थर्ड रिक्वायरमेंट पर बात करते हैं, द प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय ईच डिवीज़न। तो ए जो है ये सीलिंग डिवीज़न है, जबकि बी जो है ये बाइंग डिवीज़न है। तो ए डिवीज़न बी को डिवीज़न को 18 पर यूनिट पर सेल कर रहा है। इस पर ए डिवीज़न का अपना कास्ट 15 लग रहा है। तो 18 सेल से जब और परचेस का 0 है, क्योंकि ए जो है ये सीलिंग डिवीज़न है। तो 18 की सेल से जब हम 15 की कास्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ए की प्रॉफिट 3 आता है। इस तरह बी जो है ये बायर कस्टमर को 30 पर यूनिट पर सेल कर रहा है
इस पर बी का अपना एडिशनल कास्ट 5 लग रहा था, और ये बी जो है ये बाइंग डिवीज़न है, और ये ए डिवीज़न से 18 पर यूनिट पर गुड्स को परचेस कर रहा था, तो इसलिए बी डिवीज़न का परचेस कास्ट 18 आ गया। तो 30 की सेल से जब हम 5 के कास्ट और 18 के कास्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बी डिवीज़न के प्रॉफिट 7 आता है। तो इस तरह हम जब ए डिवीज़न की प्रॉफिट 3 और बी डिवीज़न के प्रॉफिट 7 को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट 10 आता है। वैसे अगर आम कास्ट के साथ प्रॉफिट ऐड कर दे और ट्रांसफ़र प्राइस सेट किया जाए तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर सेलिंग डिवीज़न कास्ट को अच्छी तरह कंट्रोल नहीं करेगा। सेलिंग डिवीज़न पुअर कास्ट कंट्रोल, और इस पुअर कास्ट कंट्रोल का सारा बर्डन बाइंग डिवीज़न पर आता है, क्योंकि सेलिंग डिवीज़न को मालूम है कि इस पुअर कास्ट कंट्रोल का सारा बर्डन तो बाइंग डिवीज़न पर आता है। तो इसलिए एक्चुअल कास्ट के बेस पर ट्रांसफ़र प्राइस को सेट कर लेना ये ठीक नहीं है, जबकि स्टैंडर्ड कास्ट के बेस पे ट्रांसफ़र प्राइस को सेट कर लेना ये ठीक होगा, क्योंकि फिर सेलिंग डिवीज़न स्टैंडर्ड कास्ट के मुताबिक कास्ट यानी खर्चे को इनकट करेगा और इससे ज़्यादा कास्ट को इनकट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड कास्ट से ज़्यादा कास्ट सेलिंग डिवीज़न इनकट करेगा तो फिर इसके परफॉर्मेंस बुरी माने जाएंगे। तो इसलिए स्टैंडर्ड कास्ट के बेस पर ट्रांसफ़र प्राइस को सेट कर लेना ये अच्छा होगा।